नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर दौरा जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर राजदूत डॉक्टर शिलप अम्बेलू से भी जो है यहां पर उन्होंने मुलाकात की है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर टेमोसेक के चेयरमैन से भी सीएम ने मुलाकात की है। टेमोसेक के चेयरमैन टीओ चीन हिन से यहां पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं। आपको बता दें कि यूपी में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा जो है वो की गई है, और आपको बता दें कि डेटा सेंटर सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावना जो है वो जताई जा रही है, जिसको लेकर ये तो चर्चाएं जो है बताई जा रही है। कई और उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निवेश आकर्षित करने की मकसद से जो है यहां पर आकर्षित करने के मकसद से यहां पर जो है दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां यूपी में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा जो है वो संभव है। इसी को लेकर जो है तमाम उद्योगपतियों से भी जो है मुलाकात कर सकते हैं। सिंगापुर का दौरा जो है ये योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है, जहां उन्होंने राजदूत से तो मुलाकात की ही, लेकिन साथ ही तमाम ऐसे उद्योगपतियों से भी यहां पर जो है मुख्यमंत्री द्वारा मुलाकात की गई है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे के दौरान राजदूत डॉक्टर शिलप अम्बुले से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने सिंगापुर की प्रमुख निवेश कंपनी टेमोसेक के चेयरमैन टी चीन हीन से भी यहां पर जो है बैठक की है। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है, जिसमें डेटा सेंटर और अन्य उद्योगों में संभावनाओं की बातचीत जो है वो कही जा रही है। सीएम का यह दौरा राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वे अन्य उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उपयोग में यहां पर कई सारी व्यापक चर्चाएं भी जो है करते हुए नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि डीग में तकनीक और नवाचार का अनूठा संगम जो है वो देखने को मिला। प्रेम भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डीग रोबो एक्सपो 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा ने यहां पर शिरकत की और बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि आज का युग तकनीकी का है और जो रोबोटिक्स जैसे क्षेत्र में रुचि दिखाने वाले छात्रों विद्यार्थियों का भविष्य में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के नवाचारों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। तो वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र के ऊपर फायरिंग किए जाने के बाद अब बिरला एम छात्रावास के सामने साथी छात्र धरने पर बैठ गए हैं। इस मामले में पीड़ित छात्र रोशन मिश्रा की तरफ से यहां पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि काशी विश्व हिंदू परिषद में यहां पर निष्कासित छात्र क्षितिज उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय के इशारों पर उसके ऊपर फायरिंग की गई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में रोशन ने बताया कि वे बीए तृतीय वर्ष का छात्र है और शनिवार की रात का छात्रावास के गेट पर खाना खाने के लिए बाद वहां टहल रहा था। इस दौरान उसके ऊपर फायरिंग की घटना हुई है। वहीं आपको बता दें कि फैक्टोरियल विभाग ने भी इस धरना प्रदर्शन को लेकर छात्रों पर मुकदमा दर्ज कराया है। शनिवार की रात आपको बता दें कि बिरला एयर छात्रावास के बाहर टहलने के दौरान छात्र रोशन मिश्रा पर फायरिंग किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि रोशन का एक बाइक पर सवार होकर आए 3 लोगों ने यहां 4 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद कैंपस का माहौल गर्मा गया। मामले में पुलिस ने लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया है। ना हुई 9-10 पे, तभी से हम लोग की 2 स्पष्ट मांगे हैं। पहली मांग ये थी कि जो आरोपी व्यक्ति है जिसने ये काम को अंजाम दिया उस पर कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो और संबंधित धाराओं में उस पर एक्शन लिया जाए। उसे तो पुलिस प्रशासन ने, एसपी सर भी आए थे, एसएचओ भी थे, हमारे पुलिस चौकी के इंचार्ज भी थे, उन्होंने आश्वस्त कराया कि उस पर कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। दूसरी हम लोग की ये मांग थी कि कम से कम जो ये कारण रहा है उसका निवारण करने के लिए जो हमारे चीफ प्रॉक्टर हैं जो इन सब घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, इस बारे में हम उनको पिछले 1 महीने से हर कम से कम 5 अलग अलग चैनलों के थ्रू उनको अवगत कराया गया कि ये घटना हो सकती है। फला व्यक्ति फला गाड़ी से असलहे के साथ यहाँ पर स्पॉट किया गया है। उनको अपने वार्डन के थ्रू, उनके गार्ड के थ्रू, उनके प्रॉक्टर के थ्रू उनको अवगत कराया गया, लेकिन उस पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कम से कम वो आके
वो अपनी जिम्मेदारी ले लें इस बात की कि विफल हुई है बीएचयू कैंपस की जो प्रशासन है वो इस कार्य में विफल हुई है, शांति भंग हुई है यहाँ पे, और वो अपना इस्तीफा हमें दे दे। तो हाथरस के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आपको बता दें मधुगढ़ी स्थित निजाम होटल का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। यहाँ पर ग्राहकों को थूक लगाकर रोटी तंदूर में सेकने का वीडियो सामने आया है। इस संबंध में कोतवाली हाथरस में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता शिवम शर्मा, जो स्वयं को बजरंग दल का जिला सुरक्षा प्रमुख बताते हैं, ने आरोप लगाया कि उन्हें स्थानीय लोगों ने लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि किस तरीके से उस होटल में भोजन परोसते समय रोटियों पर थूक लगाई जाती है। शिकायतों की सत्यता जांचने के लिए वे स्वयं मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कथित तौर पर इस कारनामे को देखे हुए यहां देखा है। शिवम शर्मा का कहना है कि यहां पर उन्होंने घटनास्थल का वीडियो रिकॉर्ड भी किया है, जिसे अपनी तहरीर के साथ उन्होंने जो है पुलिस को सौंप दिया है। शिकायत में होटल को सील करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की शिकायत मिल चुकी है। उपलब्ध कराए गए वीडियो और तहरीर के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले की जांच इस पूरे मामले में फिलहाल जारी है। तो अयोध्या में एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर सपा से निष्कासित बाहुबली विधायक अभय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वास्थ्य मेले में शामिल होने पहुंचे अभय सिंह ने कांग्रेस के प्रदर्शन को पूरी तरीके से गलत करार कर दिया और कहा है कि इस तरह की गतिविधियां लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की छवि धूमिल हो। वहीं यूजीसी नियमों को लेकर भी अभय सिंह ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर स्टे दे चुका है, लेकिन न्याय सभी वर्गों के साथ समान रूप से होना चाहिए। बिल्कुल गलत काम किया है, निंदनीय काम किया है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आप देखिए जो उनके सहयोगी दल हैं, आज वो भी उनकी निंदा करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्यों निंदा कर रहे हैं? इसलिए निंदा कर रहे हैं ना, क्योंकि उनका काम गलत है, राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। ये अत्यंत निंदनीय है। देखिए ऐसा है, यूजीसी कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, ये हमने देखा, आपने देखा। और हमारे देश में ये है कि नियम जो क्या कहते हैं कि अगर उसको न्याय मिलना चाहिए सबको, और जो न्याय मिल रहा है न्याय दिखना भी चाहिए। तो हम इसका नहीं विरोध करते हैं कि दलितों और पिछड़ों को न्याय ना मिले, लेकिन सवर्ण समाज को भी ये ना महसूस हो कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उसको भी न्याय मिलते दिखना चाहिए, मिलना भी चाहिए। और ये दिखने के लिए उस तरीके से कानून बनने चाहिए, जैसे पहले कानून था, बना हुआ था उसमें कि अगर शिकायत करता, झूठी शिकायत करता तो उस पर कार्रवाई होती है। तो इसमें भी इस चीज़ का अमेंडमेंट तो होना ही चाहिए कि अगर शिकायत करता झूठी शिकायत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कमेटी है, कमेटी में बराबर के लोगों का हकदार होना चाहिए। जितना इनके मेंबर हों उतने सवर्ण समाज के मेंबर हों। इन दो संशोधनों को होना चाहिए, इसके हम पक्षधर। तो बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें बारातियों से भरी एक प्राइवेट बस शाहजहांपुर के बाराकला के कासगंज की ओर से लौट रही थी। इसी दौरान ओवरटेक करने के प्रयास में बस की सामने से आ रही रोडवेज बस से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों और को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। दिनांक 22 फरवरी को थाना उजानी के अंतर्गत एक रोडवेज बस और प्राइवेट बस में आमने सामने टक्कर हुई, जिससे प्राइवेट बस में बैठे यात्रियों में से 8 लोग घायल हुए, जिनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, अन्य उपचाराधीन है। दोनों बसों के चालकों को हिरासत में लिया गया है। ये दोनों बस चालक भी घायल हैं, जो कि उपचाराधीन है। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज सभागार में एक भव्य मेगा वृद्ध विधिक सहायता और सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला जज अल्पना ने दीप प्रज्वलित कर किया और गरीबों को सुलभ न्याय दिलाने का संकल्प यहां पर दोहराया। इस अवसर पर डीएम बांदा, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य न्याय विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में शासन के 44 विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए और हजारों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता और कानूनी परामर्श उपलब्ध करवाया गया। और आपको बता दें कि मानवता की मिसाल पेश करते हुए यहां पर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल्स वितरित की गई हैं। वहीं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से जुड़ी प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं।
ये हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो हमारे न्याय विभाग का हिस्सा है और बांदा का जुडिशरी का हिस्सा है, तो उसमें एक कार्यक्रम मेगा कैंप के रूप में ये नालसा के ज़रिए, सालसा के ज़रिए स्टेट लेवल पे, फिर हमारे जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें सबका भागीदारी थी। जो हमारी प्रशासन थी उन्होंने हमें बहुत साथ दिया और इसमें इसका मूल यह था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स बांदा में हैं वो सब यहाँ पे एकत्रित हों। वहाँ के जितने भी लाभार्थी हैं या जिन्हें हम सहयोग दे सकते हैं, गरीब हुए, बुजुर्ग हुए, महिलाएं हुए, बच्चे हुए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से उन्हें कोई भी लाभ मिल पाए, क्योंकि हर जगह सब लोग आ नहीं पाते और ना ही हम उन तक पहुँच पाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सब में आज एक दिवस जो है मेगा शिविर का आयोजन किया जाना था, जिसमें यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जो है जो सरकार के जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा बताया गया। जैसे कि यूपी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है 2014 की, रानी लक्ष्मीबाई योजना है उसके बारे में बताया गया, कन्या सुमंगला है और दिव्यांगजन के लिए और कई सारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर क्या है कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसमें भी कई योजनाएं चलती है। जैसे कि हमारे यहाँ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है, तो उसमें क्या है कि जो हमारे अंडर ट्रायल है, यानी कि जो लोग जेल में बंद हैं, जिनके पास अपना मतलब केस लड़ने के लिए, पैरवी करने के लिए वकील साहब नहीं है, तो हम उनको निःशुल्क जो है एडवोकेट उपलब्ध कराते हैं। तो अयोध्या में श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य मेला का भव्य आयोजन जो है वो किया गया और आपको बता दें ये जो है अवध इंटरनेशनल स्कूल में किया गया था। मेले का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया है। इस दौरान 200 विशेषज्ञ चिकित्सालयों ने यहाँ पर जो है चिकित्सकों ने निःशुल्क सेवाएं प्रदान की है। मेले में पीजीआई, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया और कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के डॉक्टर्स ने भाग लिया। शिविर में सभी प्रमुख विशेषज्ञों ने यहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध रहे, जहां मरीजों को निःशुल्क परामर्श, जांच और दवाइयां दी गई हैं। नेत्र रोगियों को मुफ्त चश्मा वितरित किया गया है और आपको बता दें कि मोतियाबिंद मरीजों के ऑपरेशन की भी यहां पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए यहां विशेष टीम गठित की गई है जो संभावित मरीजों को सरकारी योजनाओं के तहत लखनऊ भेजेगी। गोरखनाथ न्यास के द्वारा ये पिछले सालों से इस प्रकार का आयोजन होता है। इसमें एक बड़ी चिकित्सा शिविर लगाई जाती है। इसमें पीजीआई से लखनऊ से लेकर के और केजीएमसी तक और आसपास के सभी प्रख्यात चिकित्सक अपनी सेवाओं को यहाँ पर देते हैं, जिसके माध्यम से जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है ऐसे लोगों को यहाँ पर इलाज की एक समुचित व्यवस्था हो जाती है। कैंसर से लेकर के आंख तक की और गायनी से लेकर के और यूरोलॉजी तक की सभी प्रकार के यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक रहते हैं। तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहे सिर्फ इंडिया वाइड। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों के साथ। तो मथुरा में साइबर अपराधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें इस बड़ी कार्रवाई से मेवात से सटे इलाकों में हड़कंप मच गया। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 240 पुलिसकर्मियों की फौज उतारी गई, जिसमें 6 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल थे। पुलिस ने 2 टीमें बनाकर आपको बता दें कि विश्रंभा और झांझीवाली गांव में एक साथ छापेमारी की है। विश्रंभा के 23 ठग दबोचे गए हैं, जबकि 28 भागने में सफल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि झंझावाली से 11 गिरफ्तारी हुई है और 17 फरार यहां पर बताए जा रहे हैं। पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में धोखाधड़ी के 18 मामले दर्ज हैं। जनपद मथुरा में साइबर अपराधियों द्वारा समय समय पर अपराध किए जाने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। एसएसपी मथुरा सर के निर्देश पर आज थाना शेरगढ़ में पुलिस के द्वारा एक बृहद ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 2 गांव हैं जो नोटोरियस हैं साइबर फ्रॉड में। एक बिशंबरा है, एक जंगावली है। आज 2 टीमों के द्वारा 2 अलग अलग रेड्स की गई हैं, जिसमें कुल 6 राजपत्रित अधिकारी और इसके साथ साथ 13 थाना प्रभारी की टीम थी। कुल 240 पुलिस बल के साथ में दोनों जगह रेड की गई है। उसमें जो प्रतिबिंब पोर्टल के द्वारा जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे और हमारी साइबर टीम जो लगातार कार्य कर रही थी, तो जो सक्रिय लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था, उनके घरों पर रेड की गई। उस रेड के क्रम में कुल
जंघावली से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कुल 11 गिरफ्तार हुए हैं और 17 अपराधी वो भागने में कामयाब रहे हैं। और जो बिशंभरा से कुल 23 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 28 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं। इस तरह से कुल 34 अपराधियों की गिरफ्तारी आज मथुरा पुलिस के द्वारा की गई है साइबर फ्रॉड में। और कुल जो 45 अपराधी हैं वो भागने में कामयाब रहे हैं। ये एक सिंडिकेट बना करके लगातार साइबर अपराध का कार्य कर रहे थे। इसमें से कुल 8 अपराधी जो हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं और कुछ अपराधियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। और अभी जो गिरफ्तारी की टीम है वो इनकी लगातार तलाशी और पूछताछ कर रही है। जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि नेपाल में बड़ा सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है। 17 यात्रियों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पोखरा से काठमांडू जा रही बस नदी में गिर गई। बस के नदी में गिरने से 17 यात्रियों की जान चली गई है। और आपको बता दें कि बस में कई विदेशी पर्यटक भी सवार थे। हादसे में बस के 27 यात्रियों के जख्मी होने की खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो पड़ोसी मुल्क नेपाल से सामने आ रही है, जहां काठमांडू से जा रही बस जो है वो नदी में गिर गई। नदी में गिरने से 17 यात्रियों की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पोखरा से काठमांडू जा रही बस जो है यहां पर नदी में गिर गई। नदी में गिरने के बाद यहां पर जो है कई सारे लोग घायल तो बताए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही 17 लोगों की जान जाने की भी खबरें जो है फिलहाल सामने निकल के आ रही है। तो नेपाल में एक भीषण सड़क हादसे में 17 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह दुर्घटना उस समय हुआ जब पोखरा से काठमांडू जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। बस में कई विदेशी पर्यटक भी सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है और स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत राहत कार्य में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में 27 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के कारणों की जांच जो है वो की जा रही है। तो प्रयागराज के नैनीचाक हीरानंदन मोहल्ले में कमरे में पीएसी से हटाए गए सिपाही की एक सड़ी हुई लाश कमरे में जमीन पर पड़ी हुई जो मिली है। आपको बता दें कि दुर्गंध आने पर आस पड़ोस के लोगों ने मृतक के भाई को सूचना दी। शव करीब 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मृतक का भाई मौके पर पहुंचा और डायल 112 को सूचना दी है। मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।